जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास में। आज हमारी साइंस की क्लास नंबर 33 है। हरियाणा ग्रुप डी में साइंस 15 नंबर की पूछी जाएगी। हरियाणा पुलिस में, हरियाणा सिटी मेंस में, हरियाणा पुलिस में भी 7 नंबर की, 6 से 7 नंबर की साइंस पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो कंप्लीट अगर आप ये सीरीज ज्वाइन करते हैं, पीवाईक्यूज के बाद में हम 1000 पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपकी ये जो सीरीज है 5 से 6 से 1 वीक के अंदर मान के चलो पूरी ये एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में मैं आपको पीवाईक्यू 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। डेली 50 पीवाईक्यू कराऊंगा। 20 दिन के अंदर आपको 1000 पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आती है। इंडिया जी के डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, और डेली मॉक टेस्ट चलता है रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के। क्वेश्चन आपके सामने कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टेकल एंड द साउंड सोर्स टू हियर ए क्लियर इको? यानी कि जब आप अ, कहीं भी बंद कमरे में, खाली कमरा है, या भाई आप कुएं में आवाज लगाते हैं तो आपको आवाज वापस सुनाई देती है। तो ये बोले कि आप जहाँ पे खड़े हैं और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बीच में कितनी आपको इको, दोबारा आपकी प्रतिध्वनि सुनने के लिए मिनिमम जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कम से कम जो दूरी है वो 17.2 मीटर होनी चाहिए। निम्न में से किसके कारण किसी सिनेमा हॉल या सभा में ध्वनि परावर्तन रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं? भाई आपने सिनेमा घर में अगर कभी गए हो, कोई बड़ी सभा है अगर उसके अंदर गए होंगे, देखिए बड़ा सा हॉल होता है। अगर आप उस हॉल में देखो, कोई भी मूवी देखने जाता है, लोग ठाके लगाते हैं, हंसते हैं, तो उनकी आवाज वापस सुनाई नहीं देती है। हॉल बड़ा है वो, फिर भी वापस नहीं सुनाई देती है। तो उसके अंदर क्या लगाए जाते हैं? ध्वनि परावर्तन को रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। ठीक है। वाई आर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज्ड इन सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिजोनेंस। ऑप्शन नंबर ए, अनुरणन। Sound absorbing material reduce the reflection of sound, ensuring clear hearing and minimizing echo। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भाई सबसे पहले जो स्टेथोस्कोप है, एक डॉक्टर जो है यूज करता है इसको, जो शरीर के अंदर की जो आपका हृदय है, फेफड़ा है, ठीक है, उसको, आपके हृदय की, आपके फेफड़े की ध्वनि सुनने के लिए काम आता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप कलेक्ट साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट्स देम टू द ईयर्स। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे आप देख रहे होंगे डॉक्टर ऐसे लगाता है आपकी, कभी, ठीक है, हार्ट पे लगाता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से मनुष्य की सर्वता का प्रेशर भाई, ठीक है, यानी कि मनुष्य को सुनने की जो क्षमता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग? ये होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है आदमी सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। लेकिन 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं या कुछ जंतु हैं जैसे कुत्ते हैं, ठीक है, वो 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। इनके बच्चों की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है सुनने की। सामान्य मनुष्य 20,000 हर्ट्ज तक, बच्चा और जो कुत्ते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, ठीक है, तो आपके कानों की जो सुनने की जो क्षमता है वो भी कम होती जाती है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि जो है आपको सुनाई नहीं देती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? साउंड विद ए फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, उनको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, यानी कि अवश्रव्य तरंगे, जिनको हम सुन नहीं सकते ध्वनि बोलेंगे। इंफ्रासोनिक साउंड आर बिलो द रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल फिनोमिनॉन एंड एनिमल्स में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ से आपकी कुछ केमिस्ट्री स्टार्ट होती है।
और मैंने पूरी एनसीईआरटी आपकी 6, 7, 8, 9 की करा दी है, यानी कि 9th क्लास तक। हम क्लास 6 से लगे थे और क्लास 9 कंप्लीट एनसीईआरटी हो चुकी है। अभी हम क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आपकी 1 वीक के अंदर आपका टाइमिंग इसके अंदर लग सकता है खत्म होने के अंदर। ठीक है, तो चलिए करेंगे। यहाँ पे एक आपको ऊपर एक अभिक्रिया दी गई है, रिएक्शन दी गई है। इसने बोला कि हम इसको, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट मिलके क्या बना रहे हैं, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना रहे हैं। बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था एक के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर क्या कर दिया, आयरन मिला दिया। ठीक है, तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और किसके ऊपर जाकर चिपक जाएगा, वो आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। इन दिस रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, आयरन सल्फेट के साथ में आ गया और कॉपर अलग से हो गया, तो हम इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन या या हम बोलेंगे एंडोथर्मिक, यानी कि उष्माशोषी। तो राइट ऑप्शन रहेगा उपचयन। भाई श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, उपचयन प्रक्रिया है, यानी कि रिडक्शन प्रक्रिया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यानी कि एक आपकी कैसी प्रक्रिया है, उष्मा अक्षेपी जिसको आप बोलते हैं, उपचयन को हम हिंदी में और क्या बोल देते हैं, उष्मा अक्षेपी भी बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे, यानी कि एक रिडक्शन रिएक्शन है ये। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप O2 तो अंदर लेते हैं और CO2 आप बाहर छोड़ते हैं, तो इसको कौन सी रिडक्शन प्रक्रिया बोल देंगे। ठीक है, रिडक्शन। नेक्स्ट बताइए, सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है, ग्रे यानी कि धूसर, व्हाइट, ग्रीन या ब्लू। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिल्वर क्लोराइड AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaC। भाई सिल्वर क्लोराइड कैसे बनता है, सिल्वर क्लोराइड कैसे बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड को जब मिलाओगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और सोडियम नाइट्रेट अलग से बन जाएगा। इसका जो कलर है वो लगभग सफेद तो हम नहीं बोलेंगे, इसका कलर आप ग्रे धूसर बोलेंगे भाई। ठीक है, एक ग्रे ग्रे आकार का होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ग्रे लगाओगे। यहाँ पे सफेद अवक्षेप लिखा है ना, तो सफेद अवक्षेप का मतलब है धूसर यानी कि ग्रे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, CaCO3 से मिलके, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ने मिलके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसने पूछा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट था, हमने इसको गर्म किया यानी कि हीट किया, हीट करने के बाद में ये कैल्शियम ऑक्साइड बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। जब कोई एक यौगिक उष्मा या अन्य कारणों से टूटकर, यानी कि जब एक ही यौगिक हो, एक ही कंपाउंड हो, और जब आप उसको गर्म करोगे और गर्म करने के बाद में वो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों के अंदर विभाजित हो जाता है, तो उसको हम कैसी प्रक्रिया बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट बताइए, ZnO प्लस में कार्बन जिंक ऑक्साइड बनाया भाई, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब हम जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाएंगे तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये पूछा गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, क्या ZnO अपचयित हो रहा है, या कार्बन उपचयित हो रहा है, या ए और बी दोनों, या कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ZnO अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। जैसे HCl बनता है, Cl2, HCl, Cl2, ठीक है, MnO2, MnCl2, इसके अंदर सब अपचयित होता है। तो ZnO क्या क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यानी कि जिंक अलग हो गया, बिल्कुल। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड था, जिंक अलग हो गया तो अपचयित हो गया।
यहीं पे कार्बन उपचयित हो गया क्योंकि कार्बन के साथ में क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है भाई, इसने पूछा कि इनमें से कौन सी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा इसमें। MnO2 प्लस 4HCl ने मिलकर क्या बनाया, MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2H2 प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन बना दिया भाई मिलके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए सबस्टांस, जैसे यहाँ पे हमने ये आयरन ले लिया और आयरन में हमने ऑक्सीजन मिला दिया, तो क्या बन गया, Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन को मिलाना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीजन का हट जाना उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्लियर हुई बात अभी, उपचयन और अपचयन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ऑक्सीडेशन, उपचयन बोलेंगे, ऑक्सीजन का हटाना उसको रिडक्शन बोलेंगे यानी कि अपचयन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसके दौरान ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यानी कि ऑक्सीडेशन बराबर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना याद रखना है। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराने पर, जिंक को देखो यहाँ पे Zn जिंक है, आप जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है H2SO4, तो कौन सी गैस निकलेगी, तो गैस निकलेगी मेरे दोस्तों हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। जिंक को H2SO4 में मिलाओगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। नेक्स्ट बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ये किससे अभिक्रिया, किसने, जल से, तो ये बोला किसका निर्माण करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अंदर जल मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, CaOS कैल्शियम ऑक्साइड के सल्फेट हैं। CaOS का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड के सल्फेट हैं। ठीक है, और ये H2O के साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक्वा बना रहे हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे श्योंजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O है, तो मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है यानी कि चूने का पानी बना रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब दो पदार्थ मिलकर केवल एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। जब दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ मिलाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, श्योंजन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और वियोजन किसको बोलेंगे, डिकम्पोजिशन किसको बोलेंगे, जब एक ही पदार्थ मिलकर के दो पदार्थ बनाते हैं, एक से दो बनते हैं तो क्या बोलेंगे, वियोजन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे। दो से जब एक बनता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, श्योंजन बोलेंगे यानी कि कॉम्बिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निर्मित होती है, भाई वो कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है और हीट भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है भाई। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड जो मैंने बताया था ना हाइड्रोक्साइड, ये बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं इसको। ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निर्मित होती है उसको हम बोलते हैं ऊष्मा अक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसे उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसमें ऊष्मा अक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कंबशन हो रहा है अगर किसी चीज का तो उसके अंदर कैसी प्रक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा अगर निकलेगी तो ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया।
शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपने देखा होगा, आपने सब्जी फेंक दी, केला का पापड़, ये कुछ भी फेंक दिया, ठीक है, वो एक खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक हुई। ये एक उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा निकलती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट से कंपोस्ट होगा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन होगा इसका, सब्जी का, ठीक है, यानी कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा है, तो इसके अंदर क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, यानी कि हम इसको उष्मा अक्षेपी रिएक्शन बोल देंगे, उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया बोल देंगे। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनेगा भाई? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनेगा, ये इसने पूछा है। देखो यहाँ पर मेरे दोस्तों ये है FeSO4, फेरस सल्फेट, ठीक है, तो इसने फेरस सल्फेट को क्या कर दिया? हिट कर दिया, यानी कि गर्म कर दिया भाई। गर्म करने के बाद में पहली बात तो Fe2O3 फेरिस ऑक्साइड बनेगा, और एक आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और एक आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे इसके अंदर? तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, 2FeSO4 को हीट करने के बाद में Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये पूछा गया कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मैंने आपको बताया था, जब एक से कई पदार्थ बने, एक से कई पदार्थ बने तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? डीकंपोजिशन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही पदार्थ है, FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, और मेरे दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों? इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, उपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है। Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण होता है, S पॉजिटिव 6 का S+4 S+6 में अपचयन होता है, ठीक है। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो कैसी प्रक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन ये मेरे दोस्तों एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स अभिक्रिया का आप नहीं बोलोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड किस रंग का हो जाता है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, सिल्वर क्लोराइड विच इज व्हाइट इन कलर टर्न्स इन कलर। भाई अगर आप सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट के अंदर खुला छोड़ दोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ये इसने पूछा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रे, यानी कि धूसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया गया जाता है? विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। जैसे फोटोग्राफी बनाते हैं ना, इसके अंदर पूछा गया कि किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? इसके अंदर भाई ऑप्शन नंबर आपका रहेगा इसमें बी, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, AgBr का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है FeS, यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, मिलके क्या बना दिया? आयरन सल्फेट बना दिया प्लस कॉपर बना दिया। तो हमसे पूछा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लोहा, यानी कि देखो ये लोहे की कील है, यानी कि आयरन है, और इसके अंदर है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस बर्तन में, ठीक है। तो हमने इसके अंदर लोहे की कील को डुबो दिया कॉपर सल्फेट के अंदर। तो जो तांबा की जो परत है, देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट की इस लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ जाएगी? तांबे की परत चढ़ जाएगी भाई, कॉपर की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि लोहा जो सल्फेट विलयन बनेगा FeSO4 बनेगा, और कॉपर इसके ऊपर चढ़ जाएगा लोहे के ऊपर। तो लोहा ने तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो कैसे रिएक्शन बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट बताइए, निम्न किस प्रक्षेपण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? Which of the following observation help us to determine that a chemical reaction has taken place? ये बोले कि हम कैसे पता करेंगे भाई केमिकल रिएक्शन हुई है? केमिकल रिएक्शन क्या चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा? तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई, जैसे यहाँ पे बर्फ का पानी में बदल गया,
ठीक है, तो इसकी स्टेट चेंज हो गई, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो द्रव का नीले रंग में बदलना भाई, तो चेंज इन कलर हो गया। यहाँ पे तापमान में वृद्धि, कैसे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, किसी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, गैस का निकलना यानी कि गैस भी निकलेगी, बुलबुलों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ बबल। यदि इन सभी में से कोई भी परिवर्तन होता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज भाई, ठीक है, ये प्रयोग होता है मेरे दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का, सी ऑप्शन भाई। सोडियम कार्बोनेट जिसको आप सोडा एस बोलते हैं, एक अक्षारीय पदार्थ है, यानी कि एक बेसिक है, एसिडिक नहीं है, जो डिटर्जेंट हो गया, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ग्लास इंडस्ट्री में हेल्प इन मेकिंग ग्लास ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग भाई, ग्लास को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। यूज ए की रॉ मटेरियल इन सोप मैन्युफैक्चरिंग, साबुन बनाने में किया जाता है कच्चे माल के रूप में। और हेल्प इन मेकिंग पेपर व्हाइट एंड स्ट्रॉन्ग, कागज को सफेद और मजबूत बनाने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के बारे में सत्य कथन की पहचान करें भाई, बेकिंग सोडा के बारे में, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेकिंग सोडा एंड ऑक्जेलिक एसिड। देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं भाई, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3, NaHCO3 ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी पूछ लेता है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और टाइट्रिक एसिड जैसा एक खाने का एसिड का मिश्रण होता है ये, ठीक है। जब आप बेकिंग पाउडर को गर्म करोगे तो जब आप इसको जल के अंदर मिलाओगे कुछ ऐसी अभिक्रिया बनेगी, जब NaHCO3 को जब आप हाइड्रोजन प्लस CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल, ये बनेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर ट्रू स्टेटमेंट ये वाली गलत है, ये वाली सही है, केवल कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का तो प्रयोग किया जाता है लेकिन ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है लेकिन ऑक्जेलिक एसिड का नहीं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, यानी कि अगर आपको खाना नहीं पच रहा है तो उसके रूप में किस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है? एंटी एसिड, यानी कि एंटासिड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। परबल अम्ल एवं परबल अक्षारक के लवण के पीएच मान 14 एवं 0 होता है। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे कि किस किस का कितना पीएच मान होता है जब मैंने आपको मॉक टेस्ट कराए थे। यानी कि जो बाइल जूस होता है, जठर रस होता है, उसका 1.2 होता है, नींबू का रस का 2.2 होता है, शुद्ध जल का बताया था आपको 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप दूध मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है, दूधिया बोलते हैं, उसका 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन होता है, उसका कितना होता है? 14 होता है। तो परबल अम्ल एवं परबल अक्षार के लवण का पीएच मान 14 एवं 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर आपका केवल और केवल इसके अंदर सेकंड वाला सही रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो परबल अमर होता है, परबल जो अक्षार होता है उनका पीएच मान 14 0 नहीं होता, उनका पीएच मान कितना होता है भाई? 7 होता है, ठीक है। और सोडियम जो कार्बोनेट है इसका उपयोग मैंने आपको बताया था कांच, साबुन, कागज उद्योग के अंदर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बोरेक्स सोडियम यौगिक के उत्पादन से होता है, ये बोरेक्स बनता है,
घरों में साफ सफाई के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो परबल अम्ल है, जो परबल अक्षार है, उसके लवण का पीएच मान 14 और 0 नहीं होता है, वो कितना होता है भाई 7 होता है। और ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, जहाँ 7 से अधिक होता है उनको क्षारीय बोलेंगे, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उनको हम अम्लीय बोलेंगे। ठीक है, और जिनका पीएच मान 7 होता है उनको उदासीन बोलेंगे। निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए और आंसर दीजिए भाई। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल परबल अम्ल कहलाते हैं, कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मोर एच पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, लेस एच पॉजिटिव आयन यानी कि वीक एसिड होंगे। प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोजन आयन उसको बोलेंगे आयोनाइज इन वाटर, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। प्रोड्यूस लेस हाइड्रोजन आयन यानी कि पार्सली आयोनाइज इन वाटर। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वालों को प्रबल अम्ल बोलेंगे, कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वालों को दुर्बल अम्ल बोलेंगे। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2HO2। याद रखना है भाई, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड, CaSO4 2H2O। जब इसको आप 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई और आंसर दीजिए। पीएच स्केल के बारे में पहला क्या बोल रहे हैं? इट कैन जनरली मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। ये बोल रहे हैं कि ये 0 से 14 तक पीएच मान जो है मेजर करता है। पीएच वैल्यू ऑफ एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, यानी कि जो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनका पीएच मान 7 होता है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन द हायर इट्स पीएच। ये बोला अगर सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रोनियम आयन की सॉल्यूशन के अंदर, तो हायर क्या होगा इसका पीएच मान होगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सही, यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड वाला इसके अंदर क्या है, सही नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऑल एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, देखो यहाँ पे मेटल है, एसिड के साथ में क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, पहला सही है। और द साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज पीएच वैल्यू 7 इज न्यूट्रल, ये भी सही है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उनका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा और वो न्यूट्रल होगा। द साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड ए वीक एसिड, अगर हम साल्ट यानी कि एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक क्या है, उसके अंदर एसिड है, तो वो बोला कि उसका जो पीएच वैल्यू है मोर देन 7 एंड इज क्या होगा, ये बेसिक होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों सही है इसके अंदर भाई। ये बोले कि जब आप सभी एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब आप उनको मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे। ठीक है, ये बोले कि जब हम एक साल्ट लेंगे जिसके अंदर एसिड ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच मान 7 होगा, न्यूट्रल बनाएंगे वो। जब मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड लेंगे तो मेरे दोस्तों पीएच वैल्यू मोर देन 7 और वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पीएच स्केल लिखा भी गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के अणु नहीं होते भाई? अम्ल के अणु किसमें नहीं होते? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू एसिड नोट शो देयर प्रॉपर्टीज। इसमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू एसिड नोट शो देयर प्रॉपर्टीज भाई, किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल के गुण किसमें नहीं होते हैं? जो लाल लिटमस पत्थर को नीला करते हैं। विच हैव ए सोर टेस्ट भाई, सबसे पहले तो जो एसिड्स होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है, ये सही है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स लाइक मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्लेथिन टू टेस्ट एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषी सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनो
फिनोल्फेथिलीन का उपयोग कर सकते हैं? इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले तो अमल का क्या होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है और ये लाल लिटमस को नीला नहीं करते हैं। ये वाला इसके अंदर गलत है भाई। ये लाल लिटमस को नीला नहीं करते हैं, लाल लिटमस को लाल ही रखते हैं। धातुओं से प्रतिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे एसिड, और जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं और संश्लेषित शुष्कों से अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो डी पहला ऑप्शन इसका गुण नहीं होगा। नेक्स्ट बताइए, किसका उपयोग कागज की फैक्ट्री, लॉन्ड्री एवं पीने वाले पानी के जीवाणुओं से मुक्त करने में किया जाता है? लॉन्ड्री लिखा, लॉन्ड्री लिखना चाहिए, यानी कि जहाँ पे कपड़े वगैरह वगैरह धोते हैं, बड़ी बड़ी जो लॉन्ड्रियाँ होती हैं, एक मशीन में साथ में कपड़ा डाल दिया जाता है, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज टू इन पेपर मिल्स, लॉन्ड्री एंड इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम जर्म्स। तो राइट ऑप्शन है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड भाई। ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक है जिसका उपयोग पानी को शुद्ध करने, कागज उद्योग में ब्लीचिंग और लॉन्ड्री में कीटाणुनाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसको आप क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला भी यही है, बहुत बार पूछा जाता है विरंजक चूर्ण भाई। ठीक है, विरंजक चूर्ण CaOCl2। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सेलेक्ट द correct option from the following. The strength of an acid and a base depend on the number of hydrogen ion and hydroxide ion OH negative ion respectively in the solution water। ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अम्ल और अक्षार भाई कितना इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, हम कैसे बता पाएंगे? हम उस बेस पर बता पाएंगे कि वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है और कितने हाइड्रोक्साइड आयन। तो पहला सही है। ठीक है, द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन द लोअर विल बी इट्स पीएच मान। ये बोला है अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच जो वैल्यू होगी वो कम होगी, ये भी सही है। व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। ये बोले कि जब रेन जो वाटर होता है, वर्षा का जो पानी होता है, अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम है तो हम उसको एसिडिक रेन बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। तो ऑल ऑफ द वो यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। इनके 7 से नीचे वाले को हम अम्लीय बोलते हैं, 7 से ऊपर वाले को अक्षारीय बोलते हैं और 7 के बीच वाले को हम तटस्थ यानी कि न्यूट्रल बोलते हैं भाई। पीएच कम तो अम्लीय ज्यादा होगा, अगर पीएच ज्यादा तो अक्षारीय ज्यादा होगा, पीएच अगर 7 है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा यानी कि उदासीन होगा। किसका स्पर्श साबुन की तरह होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फील्स लाइक सॉफ्ट टू टच। देखिए जब आप साबुन को क्या करते हो? टच करते हो। तो इसने पूछा है कि इनमें से किसका स्पर्श जो है उसको आप जब आप छुओगे साबुन की तरह लगेगा, तो वो होता है मेरे दोस्तों अक्षारक पदार्थ का भाई। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बेसिक यानी कि एल्केलाइन सब्सटेंस में। अक्षारक पदार्थ का स्पर्श साबुन की तरह फिसलन भरा होता है, जबकि अम्लीय का जो स्पर्श है वो खुरदरा होता है और चुभने वाला होता है। बेसिक यानी कि एल्केलाइन सब्सटेंस फील स्लिपरी लाइक सोप, व्हाइल एसिडिक सब्सटेंसेस फील रफ एंड कॉज इरिटेशन। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, कॉपर सल्फेट के 170 इकाई में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ठीक है, इसने बोला कि जो कॉपर सल्फेट है उसमें जल के कितने अणु जो हैं उपस्थित होते हैं। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास अगर अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी ये सीरीज जल्द ही खत्म होने जा रही है। 1000 प्लस यानी कि लगभग 1100-1200 क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे और 1000 PYQ आपके बनेंगे। डेली आप सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करते रहो। सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स मिलेगी अभी 1 से 10 तारीख तक। इंडिया जीके सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।